हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग सीटेट का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, उसके लिए सबसे बेटर तरीका ये है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें और साथ में जो है क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक को जरूर देखें। ठीक है। तो आपको बता दें कि 2025 में हमारा सीटेट हुआ नहीं था और सीटेट जो है अब फरवरी में होने वाला है। तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि आप अब अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि अब सीटेट जो है जैसे कि 6 मंथ में होता था, आपका जुलाई सेशन में होता था, दिसंबर सेशन में होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है कि कभी भी हो सकता है। ठीक है। तो हमें जो है ये अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब कि हाथ से गंवाना नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन आपका, भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है। देखिए यहाँ पे भारतीय न्यायालय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है, यानी कौन सा स्टेटमेंट आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। पहला तो बोल रहा है, जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन होता है। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है ना, कि जनहित याचिका, मान लीजिए कि किसी को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। ठीक है। आप वोट देने गए और आपको बोला जाएगा कि आपको तुम वोट दे नहीं सकते हो, तो आप ये जो है याचिका दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कह सकते। बिल्कुल आप देखे होंगे कि अदालत में ऐसा होता ही है ना, कोई कितना ही बड़ा आरोपी क्यों ना हो, लेकिन उसे जो है अपना मतलब कि बचाव के लिए उसे वकील देते हैं, और फिर आप देखे ही होंगे। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामलों में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। कि केंद्र और राज्य के बीच में अगर मान लीजिए किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उच्चतम न्यायालय इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इस पे हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और हमें नेगेटिव स्टेटमेंट बोला गया था। तो आंसर सी जो रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, पानी का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का एक भाग माना गया है। हाँ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं कि क्या नाम है। अछूत, तिरस्कार, पिछड़ा और जूठन। देखिए, ये जो उपन्यास है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से हमें जो है सीटेट में बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन में अपने बारे में डिस्कस किए थे, अपनी आत्मकथा के बारे में, जो कि हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े हुए थे। क्या थे कि ये जो थे ना अनटचेबल थे, मतलब कि एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इसके साथ जो है अनटचेबिलिटी का बिहेव किया जाता था। तो स्कूल में भी इनके साथ होता था। जब ये स्कूल जाते थे ना, तो इसको जो है नीचे बैठाया जाता था और क्या किया जाता था ना, कि पढ़ने के टाइम बोला जाता था कि जाओ तुम पूरा जाके ग्राउंड जो है झाड़ू करो। तो ये जाके पूरा ग्राउंड जो कि जाके झाड़ू किया करता था। तो एक दिन इसके पापा गुजर रहे थे, तो जब ये देखे कि ये झाड़ू कर रहा, तो वो क्या किया, अपना बेटा को लेके आया और प्रिंसिपल के पास जाके बोलता है कि हम दलित है तो क्या हुआ, हमें पढ़ने का अधिकार है और हम जैसे लोग फिर से यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। ऐसा कहा के वो चले जाते हैं। उसके बाद से जो है उसे ये काम रोका गया था और फिर उन्हें पढ़ने के लिए क्लास में रखा जाता था। तो ये सब सारी चीज़ें जो है इन्होंने अपने साथ अपने पुस्तक जूठन में डिस्कस किए थे। और आपको पता है ना कि हमारा जो बी आर अम्बेडकर है, जो कि अपना भारतीय संविधान के पिता है, उनके साथ भी अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के बिहेव किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। पहला है सरकार राज का एक अंग होती है। नेक्स्ट है, सरकार राज का, अच्छा, ये एक स्टेटमेंट है कि सरकार राज्य का एक अंग होती है। अच्छा, सरकार राज्य का एक अंग होती है। नेक्स्ट बोला, सरकार और राज्य एक ही है और इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मतदान के जरिए राज्य को बदला जा सकता है। और नेक्स्ट है, कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें से क्या बोल रहा है, कौन सा वाक्य सही है। तो सरकार जो है ना, ये राज्य का एक अंग होता है। ठीक है। राज्य का एक अंग होता है और ये है, मतदान के जरिए राज्य को बदला जा सकता है। देखिए, सरकार को बदल सकते हैं हम लोग, राज्य को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो पहला जो रहेगा ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता इंटरप्रेटर कौन है। इंटरप्रेटर मतलब समझ रहे हैं ना, जो कि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, न्यायपालिका हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघवाद का अर्थ क्या होता है। पूरे देश में एकात्मक प्रशासन, केंद्र सरकार के हाथ में सारे प्रशासनिक बल, देश में सरकार का एक से अधिक स्तर, देश में एक स्तरीय सरकार का या प्रशासन।
संघवाद मतलब क्या होता है कि भाई हमारा जो देश है ना, हमारा भारत इंडिया जो है, ये संघवाद देश है। इसका मतलब हम लोग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सरकार जो है ना, 3 स्तरीय सरकार होती है। ठीक है, पूछा जाए कितनी स्तरीय होती है, तो 3 स्तरीय होती है। एक जो स्तर होता है ये आपका स्थानीय स्तर होता है, और एक जो होता है ना राज्य स्तर होता है, और एक जो होता है ये आपका केंद्र स्तर होता है। केंद्र स्तर में मोदी जी बैठे हुए हैं, राज्य स्तर में आपका अलग अलग सीएम बैठे हुए हैं, और इसी तरह से स्थानीय स्तर अलग अलग जिला में आपका है। ठीक है, और जिला हो गया, गाँव प्रशासन हो गया, इसको स्थानीय स्तर में चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं देश में सरकार का एक से अधिक स्तर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? पहला, धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव। दूसरा है, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्य समुदाय के पर्सनल लॉ निजी कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, राज्य धर्म के प्रभुत्व की रोकथाम नहीं कर सकता। यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है, तो राज्य जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियाँ निम्नलिखित में से किस प्रतिबंध लगाती है? पहले, सूखे शौचालय का निर्माण, सफाई कर्मचारी के रूप में लोगों की नियुक्ति, और ग्रामीण इलाकों में जन शौचालय का निर्माण, और अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन प्लांट का निर्माण। तो सूखे शौचालय का निर्माण किया गया है, आंसर है। जैसे कि अभी हम लोग जूठन के बारे में डिस्कस किए हुए थे, जो कि आपका वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा हम लोग बी आर अम्बेडकर के बारे में डिस्कस किए हुए थे। तो ये लोग दलित लोग थे, और दलित लोगों का काम क्या होता था कि जो भी लैट्रिन बाथरूम होता था वहाँ जाके उसको साफ करना होता था, जिसके कारण इनके साथ लोग जो है, जो ऊंचे जाति के लोग होते थे, वो लोग अनटचेबिलिटी का बिहेव करते थे, इनसे इनसे छुआछूत का बिहेव करते थे। इन्हें जो है, जिस लोग कुआं में से पानी लेते थे वहाँ उसे छूने नहीं देते थे, साथ में बैठने नहीं देते थे। तो इस सब को दूर करने के लिए सूखे शौचालय का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, 16वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ABC पर विचार कीजिए। वो कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल में कई गांव पर नियंत्रण रखता था। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, उनके अपने जनजातीय देवता थे। तीसरा है, उनका अन्य जनजातीय लोगों जैसे कोछाजों के साथ गठबंधन था। नेक्स्ट, वर्ण समाज के लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राजा द्वारा प्रतिबंधित था। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और बी सत्य है, बी और सी सत्य है, सी और डी सत्य है, और ए और डी सत्य है। तो देखिए ये जो है आपका कि हाँ, ये हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े हुए थे कि वो कई कुलों में बटे हुए थे, जनजाति लोग कई कुलों में बटे हुए थे, और प्रत्येक कुल जो है कई गांवों पर नियंत्रण रखता था, और उनके अपने जनजातीय देवता भी था। ठीक है, और ये जो है ये थोड़ा स्टेटमेंट नहीं है कि जैसे कोल्हाचो मतलब क्या है, जनजाति का नाम है कोछाजो, इनके साथ गठबंधन था, या वर्ण समाज के लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राजा द्वारा प्रतिबंधित था। ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा स्टेटमेंट ए और बी सिर्फ सही है। जनजातीय से जो है हमेशा हमें सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो रहता है ना, वो बार बार पूछा जाता है। जैसे कि जनजातीय लोग है ना, 3-4 स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उसमें से एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जनजातीय लोग जो थे, अपने जो भी परंपरा था, जो भी संस्कृति थी, उसको बचा के रखने के लिए किसी भी लिखित सामग्री का प्रयोग नहीं किए थे। ठीक है, तो ये लोग सिर्फ मौखिक तरीके से अपने संस्कृति को बचा के रखे हैं, अपनी परंपरा को बचा के रखे हैं। जैसे कि कोई दादाजी है तो पापा को बताएंगे कि भाई हमारे यहाँ ये सब परंपरा है, तुम्हें ये निभाना होगा, फिर वो अपने बेटे को बताएंगे। तो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना? पहला ऑप्शन है, अंग्रेज आदिवासियों से प्रत्यक्ष रूप में उत्पाद नहीं खरीद कर बिचौलियों के माध्यम से खरीदते थे। नेक्स्ट, आदिवासियों के रेशम अंग्रेजी बाजार और व्यापारी स्वीकार नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और आदिवासियों का जंगलों में आना प्रतिबंधित कर दिया था। नेक्स्ट, अंग्रेज आदिवासी क्षेत्रों की अपेक्षा गैर जनजातीय क्षेत्रों का अधिक ध्यान रख रहे थे।
तो अंग्रेज और आदिवासी का बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो कारण यही था क्योंकि आपको पता है ना, आदिवासी का अधिकतर जो ज़िंदगी होती है वो किससे गुजरता है, तो जंगलों से होता है, ठीक है। यानी उनका लाइफ जो रहता है जंगलों पे डिपेंड होता है, वहाँ से लकड़ियाँ लाते हैं, फल लाते हैं, फूल लाते हैं, फिर जानवरों का शिकार करते हैं। तो जब ये लोग जो है ना मतलब कि जंगलों में आना इनका प्रतिबंधित कर दिए थे, तो इसी के कारण इन लोगों के बीच में विवाद हुआ था। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। पहला है सती प्रथा समाप्त करने के लिए, लड़कियां पढ़ सके, विधवा विवाह हो सके, सभी जातियों से समानता के लिए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध किससे है, तो विधवा विवाह से है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इसके लिए इन्होंने प्राचीन ग्रंथ का जो है हवाला दिया था, मतलब कि प्राचीन ग्रंथ को लेकर जो है उन्होंने बोला। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के विषय में वाक्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। पहला है युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई अतः आयात में कमी आई। दूसरा, भारत में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ। नेक्स्ट है, व्यापार समूहों को युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ था। तो यहाँ क्या बोला, व्यापार समूहों को युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ था। तो इन्हें नुकसान भी नहीं हुआ था, पता है। जब युद्ध हुआ था तो काफ़ी जितने भी चीज़ थे वो, मतलब कि अनाज उनाज, ये लोग व्यापारी लोग जा जा के जो है सेना लोग को पहुँचाया करते थे। तो ये जो है ना, युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई थी। तो बिल्कुल सही है, युद्ध हुआ था इसीलिए औद्योगिक उत्पाद का जो है मांग हुआ था। और आयात में कमी आई थी, हुई, अतः आयात में कमी आई थी। और भारत में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ, ठीक है। तो औद्योगिक विस्तार जो है युद्ध के कारण हुआ था। तो ए और बी जो है हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सूची पर विचार करें। आल्प्स, अरावली, एप्लीशियन, हिमालय, यूराल, वासिल्स, सूची में से कौन सा दूसरे से भिन्न है। अरावली, एलैप्सियन, यूरेल एंड वासिल्स। तो ये तीनों एक ही पर्वत का नाम है। हम लोग ये एनसीईआरटी में डिस्कस किए हुए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आप तो वो चैप्टर को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो वास्ट चीज़ जो है ना, ये इन तीनों से अलग है। नेक्स्ट है आपका वो स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच से आगे होगा। दूसरा है, इसका रीज़न क्या है, कारण बता रहा है कि चूंकि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, अतः पूरब में सूर्य पहले उगता है। तो सही विकल्प क्या है, ए बी दोनों सही है तथा आर जो है सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। तो ये स्थान जो ग्रीनिच के पूरब में है, उनका समय ग्रीनिच से आगे होता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका गलत, सॉरी, ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है कि पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन ये जो बोला पूरब से पश्चिम। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रखता है कि भाई ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि पृथ्वी जो है किस और चक्कर लगाती है। तो पूरब से पश्चिम नहीं लगाती, ये तो बिल्कुल गलत है। ये किस में किस और लगाती है, पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है। इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है आपका, भारत का किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो हमारा राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में ये कहाँ से होकर गुजरती है पता है, कर्क रेखा रांची से होकर गुजरती है। रांची में कर्क एक काके जगह है, वहाँ से होकर गुजरती है। और हमारे भारत में पूरे 8 राज्य जहाँ से ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसमें सबसे रेखा की लंबाई सबसे कम किसमें है, तो राजस्थान में है। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना है। औषधि सेल, क्यांत्रित सेल, अग्नेय सेल। सही विकल्प का चयन कीजिए, ए बी या बी। तो देखिए थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। औषधि सेल, क्यांत्रित सेल, ठीक है, क्या होता है। अग्नेय सेल क्या होता है, अग्नेय सेल को इंग्लिश में हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। एक होता है अंतर्भेदी अग्नेय सेल, एक होता है बहिर्भेदी अग्नेय सेल। क्या होता है, जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो वो जो लावा होता है ना, वो बाहर की ओर जब आता है और ठंडा हो जाता है तो सेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसको हम लोग बहिर्भेदी अग्नेय सेल कहते हैं। और जब वो ज़मीन के अंदर ही रहता है ना, और जब ठंडा हो जाता है लावा, तब वो जो है सेल में
परिवर्तित हो जाता है उसको हम लोग अंतभेदी अग्नेय सेल कहते हैं। असादी सेल क्या होता है, जब केंद्रित सेल, जब सेल जो रहता है ना, जब टूटता है और एक जगह से दूसरी जगह बहता है, ठीक है, और फिर जाके कहीं जमा हो जाता है, तो उसके ऊपर फिर से आके जमा हुआ, फिर इसके ऊपर आके जमा हुआ, फिर इसके ऊपर आके जमा हुआ, फिर इसके ऊपर, तो कई लाखों करोड़ों साल के बाद ये जो रहता है एक दूसरे पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये जो रहता है सेल में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, असादी सेल कहते हैं। तो ये क्या होता है, जब एक के ऊपर एक के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होता है, जीवाश्म होता है, ठीक है। तो जीवाश्म कहाँ पाया जाता है, असादी सेल में ही पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जीवाश्म सेल और असादी सेल और अग्नि सेल में जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगता है, ठीक है, यानी उच्च दाब और ताप, तो यही दोनों जो रहता है परिवर्तित हो जाता है, केंद्रित सेल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनाव कीजिए। गर्म वायु के ऊपर उठने के पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ जाती है। आपको पता होगा नहीं, बिल्कुल सही बात है कि गर्म हवा हल्का होता है ना, तो वो उड़ जाता है, तो उसकी जगह पे कौन सा आ जाएगा, ठंडा हवा आ जाएगा। नेक्स्ट है, अलग अलग स्थानों पर अलग वायुदाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है। हाँ, गर्म हवा सघन तथा भारी होती है, ये तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े गर्म हवा तो हल्की होती है, इसलिए तो वो ऊपर की ओर चला जाता है। नेक्स्ट है, पौने की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो ए और बी डी सही हो जाएगा, क्योंकि सी वाला स्टेटमेंट हम लोग देखें कि भाई ये बोल रहा भारी होता है, भारी नहीं होता है, ये तो बहुत ही हल्का होता है, इसलिए ये उड़ जाता है और उसकी जगह ठंडा हवा आ जाता है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और हम लोग यहाँ पे 6 to 8 की एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अभी हम लोग क्लास 6 का एमसीक्यू पहले कर रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यू करने के बाद हम लोग चैप्टर का डिस्कशन करेंगे और साथ में हम ऐसे ऐसे टॉपिक का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सेटेट में कई बार क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। हम आपको बता दें, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे सेटेट में बहुत सारे ऐसा टॉपिक होता है जो सीटेट का एफटी होता है। सीटेट का एफटी कहने का मतलब सीटेट का फेवरेट टॉपिक होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।